तो अब तक बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़े थे, तो उससे रिलेटेड भी आगे फिर हमने क्वेश्चंस वगैरह भी करवाया है। ओके, अब आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक आज का है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से सुनना। अब ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो तुम्हारा नंबर ऑफ फील्ड लाइन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। इसीलिए हम लोग फील्ड लाइन्स अभी थोड़ी देर एक दो लेक्चर पहले हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है तुम्हारा फील्ड लाइन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। और चूंकि अपना फील्ड लाइन जो था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट था, है ना, तो बिल्कुल ये भी कुछ वैसा ही है ना। तो यहाँ पर अपने इमेजिनेशन को थोड़ा सा सही रखना होगा, तब जाके हम सही से समझ पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, तो कुछ कुछ बातें हैं जो अब हमें उसको याद भी रखना होगा। अब बता भी हम चुके हैं तुम्हें 11th और 12th वाले टॉपिक में, चैप्टर में ये डिफरेंस है। 12th वाले चैप्टर में तुम्हें बहुत सारी बातें हैं जो याद रखने वाली है। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज़ वगैरह था, और सारे प्रॉपर्टीज़ तुम्हें याद रखने होंगे। यहाँ टेंजेंट जो होता है वो डायरेक्शन देता है फील्ड का, दो इंटरसेक्शन नहीं कर सकता है, क्लोज लूप नहीं बना सकता, ये सब याद होना चाहिए। नहीं याद होगा तो तुम आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझेंगे चीज़ों को क्यों ऐसा होता है वो भी सही है, समझेंगे, बट याद भी रखना ज़रूरी है। तो अब आज ज़रा आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो सबसे पहले चूँकि इमेजिनरी लाइन से रिलेटेड है ना, तो कुछ उस तरह से उसको डिफाइन किया जाएगा पहले। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको डिफाइन कुछ ऐसा किया गया है कि मान लो कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी रीजन में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलो हम ड्रॉ भी कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मान लो किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ कर रहे हैं। कोई कोई ऐसा स्पेस है जहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ कर रहे हैं। तुम लोग देख के समझ रहे होगे कुछ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का चक्कर है ये, है ना। पैरेलल लाइन इक्वली स्पेस्ड, तो वो कैसे होते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। तो चलो मान लो हम एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और कुछ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसके लिए हमने ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ कर दिया। अब क्या इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ कर सकते थे, तो ये बात हम बता चुके हैं तुम्हें कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पे कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स होगा, है ना, ये कोई फिक्स नहीं होता है, क्योंकि इमेजिनरी लाइन है ना। नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स कितना भी हो सकता है, ये बता चुके हैं जब हम लोग फील्ड लाइन्स को प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। हाँ, बस कुछ नियमों का ध्यान रखना होगा। जैसे मान लो कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऐसा नहीं है कि हम ऊपर में यहाँ पे काफ़ी क्लोज एकदम डेंसिटी हाई कर देंगे, नीचे डेंसिटी ऐसे लो रखें, नहीं। फिर यदि तुम्हें क्लोज रहना है तो पूरे फील्ड में वैसे ही रखो, एकदम इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए, तभी तो वो यूनिफॉर्म कहलाएगा। हर जगह पर डेंसिटी सेम होगा तभी तो इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो बस इतना ध्यान रखना। हाँ, लेकिन तुम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मान लो तुम्हें दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म है और इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना भाई, तो मान लो 10 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज है ना, तो यही होता है यूनिट, 10 न्यूटन पर कूलम है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इसमें यूनिफॉर्म है। तो क्या हम इतना स्पेस रख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। तुम चाहते तो और कम स्पेस पे लाइंस को ड्रॉ कर सकते थे। हाँ, लेकिन ध्यान रखना है यूनिफॉर्म होना चाहिए, है ना। 10 कूलम है तो फिक्स नहीं है कि हाँ इनके बीच का गैप 1 मीटर होगा या हाफ मीटर होगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। कहने का मतलब है कि कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इतने जगह पे हम डाल सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तुम अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। तो चलो हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दिया। ठीक है, हमने कुछ फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ कर दी। ठीक है भाई, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो कहा यह जाता है कि चलो कोई इलेक्ट्रिक कहीं एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। अब उस स्पेस से मान लो हमें कोई भी एक सरफेस लेकर आते हैं, कैसा भी, है ना, कोई भी एक प्लेन या कैसा भी एक सरफेस, कोई भी एक सरफेस एरिया लेकर आते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ लेकर आते हैं एक सरफेस एरिया, चलो मान लेते हैं कुछ ऐसा सरफेस एरिया है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है मान लो। कैसा प्लेट है बच्चों, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। इमेजिन कर रहे हो कैसे ही रेक्टेंगुलर प्लेट रखा हुआ है, करना चाहिए इमेजिन तुम्हें, बहुत ज़रूरी है।
स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, है ना। आ जाओ, ध्यान से एकदम आराम से इस कॉन्सेप्ट को समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ज़रूरी है समझना। चलो, कुछ देख रहे हो, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, प्लेट समझ रहे हो कैसे है। इमेजिन यदि तुम कर पा रहे होगे तो ये जो लाइंस ऐसे आ रहे हैं, प्लेट एकदम इस लाइन के परपेंडिकुलर में ऐसा रखा हुआ है, समझ रहे हो। मतलब जो तुम्हारा अभी मोबाइल का स्क्रीन या लैपटॉप का स्क्रीन जो है, तो ये फील्ड लाइंस स्क्रीन के पैरेलल जा रहे हैं और प्लेट जो है स्क्रीन के परपेंडिकुलर समझो कि रखे हुए हैं, ठीक है। तो प्लेट हमने इस तरह से रख दिया, ये एक प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट। अब कहा ये गया है कि जब तुम ऐसे रख दोगे प्लेट को, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इस प्लेट से होते हुए गुजरेंगे, जैसे चलो एक ये गुजर रहा है, अच्छा थोड़ा सा, हाँ, जैसे एक ये गुजर रहा है, और कौन गुजर रहा है, ये गुजर रहा है इससे होता हुआ, और कौन जाएगा, तो ये इससे होता हुआ जाएगा, और कौन जाएगा भाई, तो ये इससे होता हुआ जाएगा, बिल्कुल सही। ध्यान से एकदम देखो, ठीक। ये लाइंस, हाँ, ये भी इससे होता हुआ गुजरेगा, ठीक है। हाँ, ये इससे होता हुआ गुजर नहीं रहा है, ठीक है, नीचे से क्रॉस कर गया, ओके। तो कहा ये गया है कि जितना फील्ड लाइंस है ना इस एरिया से, इस सरफेस एरिया से होता हुआ गुजर रहा है, ठीक है, तुम वो देखो कि कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस एरिया से गुजर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कुछ ऐसा ही बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए कोई सरफेस एरिया या कोई भी एरिया है ना, कैसा भी एरिया से रिलेटेड है। और रिलेटेड क्या है कि उस एरिया से कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, उसको मेज़र करने का एक तरीका है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ध्यान से सुनो यहाँ पर बात। कहा यह जाता है कि जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इससे पास कर रहा होगा, तो जितना ज़्यादा फील्ड लाइंस इससे पास करेगा, हम मानेंगे कि इस एरिया से उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है, समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ और नहीं है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया, है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। बेसिकली उसी से रिलेट किया गया किसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इससे पास होने वाले टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के इक्वल होगा। जैसे मान लो यहाँ से हम अभी दिखा रहे हैं कि 5 फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया, ऐसा नहीं कहा गया है। बात को तुम ध्यान से समझना इस बात को। अब ऐसा इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कर सकते थे वो तो हम पे डिपेंड करता था। हमने स्पेस की गैप थोड़ा ज़्यादा ले लिया तो कम ड्रॉ हुए, हम इस गैप को कम रखते तो और भी ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कर सकते थे इसी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, क्योंकि वो तो इमेजिनरी लाइन है बच्चे, इमेजिनरी लाइन तो हम कितना भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना, बच्चों को कई जगह पे बुक में भी क्लियर नहीं लिखा रहता, वो बुक में ऐसे ही लिख देता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, उसको ऐसे डिफाइन कर दिया जाता है, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एरिया, है ना, क्रॉसिंग सरफेस एरिया। तो ये गलत है, इक्वल नहीं होता है उसके। हाँ, ये स्टेटमेंट तुम कह सकते हो कि इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस सरफेस एरिया, एंड लास्ट में टर्म और ऐड करना है, परपेंडिकुलरली। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया गया बच्चों, या तुम ऐसे कह सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ, है ना, मेजर ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली और नॉर्मली। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लो या इज मेजर ऑफ कर लो, इज अ मेजर, इक्वल्स टू नहीं कह सकते, इस बात का बस ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे।
तो मतलब समझ लो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ और नहीं है, सिंपल क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि कितना टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इससे क्रॉस कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस होगा उतना ही ज़्यादा हम मानेंगे कि इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात समझ में आया कि नहीं, ये बात तो क्लियर हुआ होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ खास नहीं, सिंपल समझो कि जितना नंबर और जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उससे नॉर्मली पास होगा, है ना, उतना ज़्यादा उससे क्या मानेंगे हम कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, एक ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, उस नंबर के इक्वल नहीं होता है, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, हाँ, उस नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा फ्लक्स। ठीक है, चलो ओके। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब इसको देखो ये याद करना पड़ेगा कि हाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक ऐसा टर्म है जिसको ऐसे डिफाइन किया गया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तुम्हें पता था क्या होता है? नहीं, तुमको बताया गया कि इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो किया जाता है जितना फोर्स लगेगा पर यूनिट चार्ज पे किसी भी फील्ड में, किसी पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पहले हमने डिफाइन किया, फिर तुम उसको कैलकुलेशन शुरू किया। तो उसी तरह से अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे डिफाइन किया जा रहा है कि क्या होता है भाई, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो तुम अब वहाँ से सोचना शुरू करोगे कि किस एरिया से ज़्यादा फ्लक्स पास हो रहा होगा, किस एरिया से कम फ्लक्स पास हो रहा होगा। मतलब फ्लक्स जब भी पूछा जाएगा तो किसी न किसी एरिया से पूछा जाएगा कि इस सरफेस एरिया से कितना क्रॉस कर रहा है बताओ। ठीक है, और वो वैसी बात है कि यदि फील्ड लाइंस की बात किया जा रहा है तो वैसी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड में उस एरिया का रखेंगे तभी होगा। ओके, अब जरा कुछ और कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे रखे हुए हैं तब तो इतना पास हो रहा है। अब हमारे दिमाग में आया कि फ्लक्स और किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता होगा, तो हमने सोचा कि थोड़ा इस एरिया का ओरिएंटेशन बदला जाए। ओरिएंटेशन मतलब अभी ये वर्टिकल ऐसे रखा हुआ ना प्लेट, प्लेट को हम थोड़ा सा रोटेट करते हैं, प्लेट को तो थोड़ा सा हम रोटेट कर देते हैं, है ना, सेम लेंथ वही रखना है हमें, बस थोड़ा सा इसे रोटेट कर देना है। समझ रहे हो, थोड़ा सा बस ऊपर उठा दिए। क्या समझ में आ रहा है हमने क्या किया है? हमने कुछ नहीं किया है बच्चे, हमने बस इसको ऐसे, इस प्लेट को ऐसे करके क्या कर दिया, ऐसे रोटेट करा दिया ऐसे। ये देखो थीटा एंगल से हमने इस प्लेट को क्या कर दिया बच्चों, रोटेट कर दिया। क्या कर दिया, थीटा एंगल से हमने इस प्लेट को रोटेट कर दिया। ये देखो थीटा एंगल से हमने इस प्लेट को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। ठीक है, ओके। तो चलो हमने थीटा एंगल से इस प्लेट को रोटेट कर दिया। ठीक है भाई, रोटेट तो कर दिए। अब जरा सोचते हैं कि अब कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इससे क्रॉस क्रॉस करने का मतलब एकदम समझना है, एक साइड से घुसा दूसरे साइड से निकलना चाहिए। तो अब तुम ध्यान से यदि देखो तो अब कितना क्रॉस कर रहा है भाई, तो चलो ये तो क्रॉस कर रहा है, दिख रहा है हमें कि ये भी क्रॉस कर रहा है, अभी भी क्रॉस कर रहा है ये। ठीक है, ये, हाँ, ये भी अभी क्रॉस कर रहा है, ये, हाँ, ये भी अभी इस पोजीशन में भी, सेकंड पोजीशन जो है, जो हम थीटा एंगल से थोड़ा रोटेट कर दिए, फिर भी ये क्रॉस कर रहा है लाइन। ये देखो अब क्रॉस नहीं करेगा, ये मिस, ये मिस हो गया, ये मिस हो गया, देख रहे हो। मतलब इस पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में जो फील्ड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है वो थोड़ा कम हो गया। फर्स्ट पोजीशन में ज़्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे थे, सेकंड पोजीशन में फील्ड लाइंस कम क्रॉस कर रहे हैं। तो अब तक जो डेफिनेशन, जो कॉन्सेप्ट हम पढ़े हैं, वहाँ से हम ये अंदाज़ा अब तक लगा सकते हैं कि सेकंड पोजीशन में फ्लक्स जो पास होगा वो कम होगा। इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, हमें जैसा लगता है कि सेकंड पोजीशन में जैसे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम पास हो रहे हैं, इसका मतलब है कि सेकंड पोजीशन में फ्लक्स इससे कम पास होगा। अब सोचो इसी प्लेट को हम पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल करते हैं। पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल कैसे करेंगे बच्चों, तो देखना डायग्राम को थोड़ा सा फील करने की कोशिश करना है ना, क्योंकि अब 3D डायग्राम टाइप का हो गया है तो थोड़ा कम फील आएगा, बट कोशिश करना कि फील आए। एकदम हॉरिजॉन्टल करते हो, समझ रहे हो, एकदम ऐसे 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 हमने कर दिया इसको।
अब कितना फील्ड लाइंस पास होगा। अब देखना यहाँ पे तुमसे क्या गलती होगा। इस डायग्राम को चूंकि ये 2D डायग्राम में 3D बनाया गया है तो थोड़ा सा गड़बड़ सा देखने में लगेगा, लेकिन समझने की कोशिश करना। अब देखो इस केस में हमें क्या दिख रहा है, हमें लग रहा है कि दो लाइंस इससे पास हो रहे हैं, बट हमने अभी बताया था फील्ड लाइंस पास होने का क्या मतलब है ना, कि समझ लो कि तुम एक पेज लो तो पेज के एक साइड से घुसा और दूसरे साइड से निकला, ऐसा होना चाहिए। बट सोच ये जो पेज है, ये जो एरिया है बच्चे, वो एकदम हॉरिजॉन्टल ऐसे रखा हुआ, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, ठीक है, एकदम हॉरिजॉन्टल। कैसे इमेजिन करोगे, कैसे इमेजिन किया जाए बच्चे, मतलब समझ लो कि जैसे ऊपर से प्लेट को जैसे छत कैसे होता है तुम्हारा, वैसे एकदम हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, ठीक। और ये फील्ड लाइंस भी हॉरिजॉन्टल ही है, हॉरिजॉन्टल फील्ड लाइंस है, और ये प्लेट भी हॉरिजॉन्टल है। तो सोचो ये फील्ड लाइंस जो होगा इस प्लेट के क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, इस प्लेट के सरफेस के पैरेलल हो जाएगा। अब सोचो यदि ये प्लेट के सरफेस के पैरेलल जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये एक साइड से घुस के दूसरे साइड से निकल नहीं रहा होगा। इमेजिन करना मेरे बात को, इमेजिन करके देखो बच्चों। तुम इमेजिन ऐसे कर सकते हो, एक पेज लो और अपने पेन को लो, है ना, तो पेज को पहले तुम इन दो पोजीशन में रखो, इन दो पोजीशन में, ठीक है, और पेन को सामने से लाओ और क्रॉस कराओ पेज को, तो पेज को फाड़ता हुआ पेन निकल जाएगा एकदम, है ना, बीच से, ठीक है, इन दोनों पोजीशन में। लेकिन जब तुम पेज को ऐसे हॉरिजॉन्टल रख दोगे तब जो पेन तुम्हारा आएगा वो पेज के सरफेस के पैरेलल आएगा, तो पेन वो सरफेस पेज के सरफेस से पैरेलल निकल जाएगा, वो घुस के एक साइड से दूसरे साइड से निकल नहीं सकता है। जितना भी तुम ऊपर या नीचे से ऐसे गुजारोगे पैरेलल। और देखो चूँकि ये जो काफ़ी थिन है, ये प्लेट का जो ये एरिया जो कह सकते हैं काफ़ी थिन है, समझ रहे हो, तो ऐसा नहीं कर सकते हाँ कि इस साइड से घुस के ऐसे बीच से फाड़ता हुआ अंदर होता हुआ निकलेगा, ऐसा नहीं। वो क्या होगा, फील्ड लाइंस बिल्कुल पैरेलल जाएगा, यानी कि इस एरिया से अभी जो फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रहा है वो 0। कितना फील्ड लाइंस पास हो रहा है बच्चों, 0। तो इस केस में तुम लिखोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फ्लक्स को हम लोग कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो कुछ ऐसा है, फाई से डिनोट करते हैं। फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं बच्चों, फाई से। तो इस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चे, इस केस में फ्लक्स हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि जितने भी लाइंस हैं वो अब पेज के पैरेलल जा रहे हैं, पैरेलल जा रहे हैं, तो उसके एरिया को क्रॉस नहीं करें। क्रॉस करने का मतलब क्या है कि एक साइड से घुसे दूसरे साइड से निकल गए, ठीक है। तो यहाँ तक थोड़ा बहुत हम समझे कि हाँ कैसे फ्लक्स कब 0 होगा, कब वैल्यू कम होगा, कब ज़्यादा होगा, ये समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम ये अंदाज़ा लगाए कि हाँ इस केस में ज़्यादा है, इस केस में कम है फ्लक्स, ठीक। लेकिन कितना फ्लक्स पास होगा वहाँ कैलकुलेशन करने के लिए कहा जाता है। जब तुम आगे पढ़ोगे, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तुम डेफिनेशन लिख लेना बच्चों। डेफिनेशन क्या लिखोगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया नॉर्मली। इज अ मेजर, समझ रहे हो, इज अ मेजर का मतलब ये नहीं होता है कि इक्वल्स टू, ये ध्यान में रखना है, इक्वल्स टू नहीं हम बोले, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलो ऐसे डिफाइन कर लेना। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है बच्चों ये स्केलर क्वांटिटी, कोई नंबर ऑफ फील्ड लाइन से रिलेटेड है, तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक, ओके। तो अब हमें कैलकुलेशन पूछा जाएगा। यहाँ तक हम समझे कि फ्लक्स होता क्या है, क्या होता है फ्लक्स। अब दूसरा जो पार्ट आता है इसका बच्चे, वो आता है इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन, की एग्जैक्ट कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, कितना पास हो रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ तक देख के हमें कुछ कुछ बात समझ में आया। क्या समझ में आया, तो देख, एक तो कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। अच्छा एक बात बता, फील्ड लाइंस, ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तुम देख रहे हो, तो फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितना हाई होगा, तुम सुना होगा, फील्ड लाइंस का डेंसिटी उतना ही क्या होगा, यहाँ पर हाई होगा, ठीक। तो सोच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का डेंसिटी हाई होगा, तो फील्ड लाइंस क्रॉस भी जो करेगा उसका नंबर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। आता समझ में, यदि हम 10 कूलम के लिए ऐसा फील्ड लाइंस ड्रॉ किए हैं तो 20 कूलम के लिए क्या होगा, और ज़्यादा क्या होगा, डेंस का ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना।
बता रहा समझ में। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतना ही ज़्यादा डेंस होगा फील्ड लाइंस, इसका मतलब उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे। तो एक बात तो समझ में आया कि इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना इंटेंसिटी उतना ज़्यादा फ्लक्स। ठीक है भैया, ये तो समझ में आया। दूसरा, तो सिर्फ लाइंस कितना इस एरिया से क्रॉस करेगा वो सिर्फ नंबर ऑफ लाइन पे थोड़ी डिपेंड करता है, इस एरिया पे भी तो डिपेंड करता है। सोच हम ये जो प्लेट लिए ये इसका एरिया ही कम रखते, एकदम छोटा सा, इतना सा छोटा सा प्लेट बनाते, तो इस छोटे से प्लेट से तो कम ही पास होता, एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पास करेगा। तो एक बात और समझ में आया कि अच्छा इंटेंसिटी के साथ साथ इसके एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी के साथ साथ इसके एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। मतलब फ्लक्स दो चीज़ों पे तो साफ साफ समझ में आ गया हमें कि इंटेंसिटी और एरिया पे डिपेंड करेगा ही करेगा। लेकिन उसके बाद एक और समस्या है कि देखो इसमें तो प्लेट का एरिया सेम ही है, इन दोनों प्लेट का एरिया क्या है, सेम है, बट भाई यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे तो जीरो ही हो गया, जबकि सेम ही प्लेट है और सेम ही फील्ड में रखा हुआ है। मतलब फील्ड इंटेंसिटी प्लेट का एरिया और उसके साथ साथ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि प्लेट का ओरिएंटेशन कैसा है, प्लेट का ओरिएंटेशन कैसा है। बात समझ में, मतलब इंटेंसिटी, एरिया एंड ओरिएंटेशन ऑफ प्लेट, इन तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है कौन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है भाई, अब तुम्हें इसके कैलकुलेशन के लिए हमें समझ में आ गया कि इन तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो कैलकुलेशन का जो एग्जैक्ट रिजल्ट है, कैसे कैलकुलेशन करना, उसके लिए एक फार्मूला दिया गया है, ठीक है। लेकिन वो जो फार्मूला दिया गया है बच्चे, उस फार्मूला में एक टर्म आता है एरिया पे, तुम समझ रहे हो ना कि एरिया पे डिपेंड कर रहा है, बट एक टर्म आता है एरिया वेक्टर। अब समस्या थोड़ा सा बढ़ने वाला है, लेकिन घबराना नहीं है, अब तक समझाते हैं आगे भी समझाएंगे। एरिया वेक्टर एक टर्म आने वाला है। अब ये एरिया वेक्टर, अब तक हम सुनते आए थे कि एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी बच्चे, बट इस पूरे फ्लक्स वाले कॉन्सेप्ट में तुम्हें एरिया एज अ वेक्टर लेकर चलना होगा। मतलब एरिया एक्चुअली में कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ पे एरिया को तुम एज अ वेक्टर कंसिडर करके तभी कैलकुलेशन कर पाओगे, घबराना नहीं है। यदि हम वेक्टर कहें तो हमें वेक्टर का तो दो ही चीज़ होता है ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो भाई एरिया का मैग्नीट्यूड तो हमें ऑलरेडी पहले से कैलकुलेट करने आता है कि रेक्टेंगुलर शेप है तो एरिया का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। अब तक जो तुम एरिया कैलकुलेट करते आए हो है ना, सर्कल का एरिया, पायर स्क्वायर, रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू विड्थ, ये सब एरिया का क्या तुम कैलकुलेट करते आए हो, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते आए हो। तो अब तुम्हें सिर्फ जानना जो है कुछ नया, वो उसका डायरेक्शन के बारे में जानना है और कुछ भी नहीं। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा क्या, एरिया वेक्टर। तो अब आते हैं बच्चे, पहले हम एरिया वेक्टर पे चलते हैं और एरिया वेक्टर के बाद अब कहानी शुरू करेंगे फिर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है। तो चलते हैं पहले हम एरिया वेक्टर पे, आ जाओ। अब आते हैं हम लोग एरिया वेक्टर को ज़रा समझते हैं, क्योंकि कहानी में थोड़ा सा उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कहानी को थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ेगा। अब आना पड़ेगा पहले एरिया वेक्टर को समझना होगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है बच्चे, थोड़ा सा स्टार्टिंग में बस दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता इस बात को, क्योंकि बचपन से जिस चीज़ को हम देखते आए हैं ना, सडन कोई बदलाव ला दे तो थोड़ा सा कष्ट महसूस होता है, बट लाना पड़ेगा। खैर इस चीज़ को थोड़ा सा फील करना है एरिया वेक्टर, तो तुम फील कर सकते हो कहाँ से, जब तुम वेक्टर पढ़ रहे थे, या हम पढ़ाए हो या कहीं भी पढ़े होगे तुम, जब वेक्टर पढ़े होगे तो वेक्टर जब तुम पढ़े होगे तो वहाँ पर एक तुम कैलकुलेशन किए होगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। जनरली एंड में ही कराया जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने के बाद वो एंड होता है वेक्टर का, समझो अंतिम पड़ाव होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग एक कैलकुलेशन करते हैं। उसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक पैरेललोग्राम होता है और वो बना होता है पैरेललोग्राम का दो साइड, जैसे एक ये हो गया और दूसरा ये साइड हो गया, एक सेकंड यार, दूसरा ये साइड है, ठीक है। तो
आ जाओ जरा, अभी पैरेललोग्राम से ही कंप्लीट तो कर दिया जाए इसको। अब ठीक है, दोनों साइड पैरेलल भी तो दिखना चाहिए। चलो, ये एक पैरेललोग्राम हो गया है ना। तो कहा यह जाता है कि यदि तुम एक पैरेललोग्राम बनाए हो जिसमें उसका जो दो साइड है, एक ये और एक ये दोनों साइड यदि दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। तो बाकी देखो, ये जो साइड हो जाएगा ये तो इसी वेक्टर के इक्वल हो जाएगा बी, और ये जो हो जाएगा इसको वेक्टर ए कह सकते हो तुम, ठीक है। मतलब दो वेक्टर से हम एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं, ठीक है भाई, बना सकते हैं। तो यदि ऐसा कोई पैरेललोग्राम है जिसमें उसका दो साइड जो है ना, दो एडजेसेंट साइड को दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी से दो साइड को हम उसके रिप्रेजेंट यदि कर रहे हैं, तो उस पैरेललोग्राम का जो एरिया हो जाएगा, उस पैरेललोग्राम का एरिया जो हो जाएगा वो हम लोग अब तक कैलकुलेट करते आए थे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वहाँ पे तुम्हें बताया जाता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से जो हम कैलकुलेट करते हैं ये सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया कैलकुलेट करते हैं बच्चों। इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा उस एरिया का सिर्फ यहाँ से क्या निकलता है, मैग्नीट्यूड। लेकिन यदि हमें पैरेललोग्राम का एरिया एज ए वेक्टर फाइंड करना है तो सीधा बस यही हो जाएगा ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी, ये। क्योंकि तुम समझ ना, वहाँ पे एक चीज़ छिपा लिया गया था तुमसे, ये बात चर्चा नहीं किया गया था, क्योंकि एकदम स्टार्टिंग में 11th के हम पढ़ते हैं, वहाँ पे एरिया अचानक से वेक्टर बताया जाएगा, डायरेक्शन बताया जाएगा, तो थोड़े से हमें थोड़ा कष्ट ज़्यादा फील होगा। तो वहाँ पे कई जगह बता दिया जाता है, कई बार नहीं बताया जाता है ये बात। तो वहाँ पे सिर्फ इतना बताया जाता है कि इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा, जो भी होगा 10 मीटर स्क्वायर 20 मीटर स्क्वायर, वो कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, ए बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो और उस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल दो, वही मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। बट सच्चाई यही है कि देखो, देख रहे हो तुम, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ले रहे हो, मतलब एरिया किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट से। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसीलिए एरिया जो है अपना एक वेक्टर क्वांटिटी है। बात आ रहा समझ में। अब या तो इसको मानो और नहीं तो इसको एकदम मानना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। यदि कई बार होता है दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता इस बात को, सडन चेंज को, लेकिन एकदम दिमाग को मनवाओ कि नहीं ऐसा होता है, मान अब, क्योंकि आगे फ्लक्स का कैलकुलेशन इसी पे होना है। यदि हम एरिया को वेक्टर नहीं मानेंगे तो कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे। तो एरिया कैसा है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है भाई, एरिया कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब जैसे ये पैरेललोग्राम जो हो गया, ये जो एरिया हो गया, ये एक प्लेट हो गया, समझो कि एक प्लेट की तरह हो गया, ठीक है, एक प्लेट हो गया, ओपन सरफेस हो गया, ये एक क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस का मतलब क्या हो गया, स्फेयर हो गया या सिलेंडर हो गया, क्लोज सिलेंडर, वो सब क्लोज सरफेस। ये प्लेट क्या कहलाता है, ओपन सरफेस कहलाता है। तो चलो ऐसा कोई ओपन सरफेस ही इसका एरिया। अब इस एरिया का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो आ जाओ, क्रॉस प्रोडक्ट ही बता देगा तुम्हें डायरेक्शन। क्रॉस प्रोडक्ट ये जो वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन में बता देगा ये। तो सोच ए क्रॉस बी, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड की तरफ होगा। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, आउटवर्ड की तरफ होगा। बट जब वहाँ पे तुम एरिया पढ़ रहे थे, है ना, तो वहाँ पर सिर्फ कहा जाता है कि दो वेक्टर ए और बी रिप्रेजेंट कर रहा है एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड को, तो बताओ इसका एरिया क्या होगा। तो तुम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालो या बी क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम ही होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, सेम ही होता है ना। ये मैग्नीट्यूड तुम ऐसे भी लिख देते बी क्रॉस ए, तो ये भी सेम ही आता है, ए बी साइन थीटा आता है यदि थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी है। तो अब डायरेक्शन में क्या लें, ए क्रॉस बी लें या बी क्रॉस ए लें, कौन सा डायरेक्शन लें यार। तो अब यहाँ पे फिर से एक थोड़ा सा कष्ट तुम्हें सहना है कि तुम कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, ए क्रॉस बी भी ले सकते हो या बी क्रॉस ए भी ले सकते हो। तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन कैसा होगा बच्चों, इसमें इनवर्ड होगा। मतलब जब हम एक प्लेन लेते हैं, ऐसा ओपन सरफेस लेते हैं, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन उस सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है।
अब सरफेस के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन होता है, जैसे तुम्हारा जो स्क्रीन है अभी, वो भी क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट ही है। अब उस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन दो हो सकता है, एक इनवर्ड स्क्रीन के अंदर जा रहा हो, एक स्क्रीन से बाहर आ रहा हो। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तुम बच्चे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, इनवर्ड भी या आउटवर्ड भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस नॉर्मल टू द सरफेस होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन हाँ, वहाँ पे कैलकुलेशन में तो आएगा भाई, इनवर्ड आउटवर्ड लेंगे तो डायरेक्शन अपोजिट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर आएगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही याद करो, जब हम लोग काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें किसी एक डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव एज्यूम करना पड़ता है, और जिस एक डायरेक्शन को हम क्वेश्चन में पॉजिटिव एज्यूम कर लिए, पूरे क्वेश्चन में उसी डायरेक्शन को क्या मानना हमें, पॉजिटिव, और उसके अपोजिट डायरेक्शन को क्या एज्यूम करना होता है, नेगेटिव। अब जैसे हमने राइट को पॉजिटिव माना नेगेटिव और लेफ्ट को नेगेटिव, कोई बच्चा यदि लेफ्ट को पॉजिटिव माने और राइट को नेगेटिव माने तो ऐसा नहीं है कि उसका आंसर सेम गलत आएगा, आंसर उसका भी सेम आएगा। लेकिन हाँ, पूरे क्वेश्चन में फिर यही साइन कन्वेंशन रखना है। तो सेम यही कॉन्सेप्ट बच्चे यहाँ पे भी है, एरिया वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट में भी सेम यही कॉन्सेप्ट है कि तुम इनवर्ड भी मान सकते हो, आउटवर्ड भी मान सकते हो, मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए, नॉर्मल। तुमने एक यदि मान लिया कि हम इसका ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम आउटवर्ड मान लिए, तो भैया पूरे क्वेश्चन में फिर उसको आउटवर्ड मान के ही सॉल्व करना है, बस इतना ही, और कुछ भी नहीं है। क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर जो हो जाएगा वो बस वही जो उसका एरिया होता है। बात आ समझ में? जो ये एरिया वेक्टर ए लिख रहे हो तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मतलब एरिया वेक्टर जो होगा वो क्या होगा बच्चे, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। जैसे एरिया पैरेललोग्राम की बात करें तो ये भी साइन थीटा एंगल हमें दिया रहता है, तो वो हो जाता है एरिया का मैग्नीट्यूड। और जो डायरेक्शन की बात करें यदि हम, कि डायरेक्शन क्या होगा एरिया वेक्टर का, तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज नॉर्मल टू द, क्या बच्चों, नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल इज नॉर्मल टू द सरफेस। बस इसको एकदम माइंड में सेट कर लो बच्चे। मैग्नीट्यूड तुम अब तक तुम्हें निकालना आता है, मैग्नीट्यूड की टेंशन लेना, बस इस पॉइंट को दिमाग में सेट कर लो कि एरिया वेक्टर, समझ में आ रहा है, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन लेना है, जो सरफेस एरिया हम सेलेक्ट किए हैं बस उस एरिया के परपेंडिकुलर होगा उसका डायरेक्शन, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस दो टाइप का सरफेस आता है। अब थोड़ा सा विभिन्न प्रकार के जो सरफेसेस हमारे सामने आएंगे उनको ज़रा सामने लाकर उस पर थोड़ा कैलकुलेशन कर ही लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे अब तो तुम्हें एक तो ये प्लेट ओपन सरफेस मिल गया है ना, ओपन सरफेस तुम देख लिया, ओपन सरफेस क्लोज सरफेस दो टाइप के सरफेस मिलेंगे। अब जैसे ये तो यहाँ पे हम प्लेट बना लिए थे ना, कोई कर्व सरफेस भी तो मिल सकता है यार, कोई ज़रूरी है कि एकदम फ्लैट मिले, है ना, कर्व सरफेस ही मिल सकता है। जैसे मान लो कोई ऐसा सरफेस हमें मिल गया, कोई ज़रूरी तो है ना कि हमेशा हमें एकदम फ्लैट सरफेस ही मिलेगा। अरे यार थोड़ा सा कर्व बना दो, बड़ा दिक्कत होता है यार कर्व वगैरह बनाने में। है ना, मान लो ऐसा हमें कोई कर्व सरफेस मिल गया, समझ रहे हो, एक कर्व सरफेस है, थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे बेंड हो रखा है सरफेस पूरा। अब ऐसे केस में देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा कि जब कोई फ्लैट सरफेस ऐसा होता है तो भैया हर एक पॉइंट पे नॉर्मल एक ही डायरेक्शन में होगा, ऐसे ऐसे सब पे एक ही डायरेक्शन, ऊपर या नीचे जैसे ले लो। लेकिन यहाँ थोड़ा सा बदलाव आएगा। क्या बदलाव आ गया भाई साहब? तो अब यहाँ पे ना डायरेक्शन हर जगह पे नॉर्मल अलग अलग आएगा। तो वैसे केस में क्या करना होता है, पूरे एरिया का एक डायरेक्शन नहीं बता सकते। जैसे यहाँ पर इस कंप्लीट पूरे एरिया का तुम डायरेक्शन एक ले सकते हो, क्या, वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड। बट यहाँ पे ऐसे केस में क्या होता है कि देखो, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट करो, ये छोटा सा एलिमेंट,
अब यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर ऐसे परपेंडिकुलर इधर है ना। बट वही यदि एलिमेंट तुम यहाँ पे ले लो, यहाँ पे एकदम टॉप सरफेस पे ऐसे, तब यहाँ पे एरिया वेक्टर एकदम परपेंडिकुलरली अपवर्ड। वही तुम एरिया वेक्टर यहाँ पे सिलेक्ट कर लो ऐसे, तब यहाँ पे इधर ऐसे। बात है समझ में। तो यहाँ ऐसे केसेस में क्या करना है तुम्हें, यदि कर्व सरफेस होगा तो छोटा सा एलिमेंट सिलेक्ट कर लेना है, और उस एलिमेंट का जैसे मान लो ये छोटा सा एलिमेंट है, इसका एरिया क्या है बच्चों, ds या da जो भी कर लो, तो ds एरिया वेक्टर है ना, सरफेस एरिया ds से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो डायरेक्शन है इस ds का डायरेक्शन है, इस छोटे से एलिमेंट का डायरेक्शन है, ds1 कह लो। यहाँ पे जो एरिया है इसको हम ds2 कह लें, ठीक है। यहाँ पे जो एरिया है ए से मत रिप्रेजेंट करो क्योंकि छोटा एरिया है, तो तुम इस एरिया को क्या नाम दे दोगे, इसको ds2 कह लो, ds3 कह लो। ये तो ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे बच्चों, और हर एक एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि ये कर्व है, कर्व पे हर एक पॉइंट पे नॉर्मल क्या होता है, अलग अलग होता है। बात है समझ में। तो यदि कर्व होगा तो हमें एक छोटा सा एलिमेंट लेना है और उस एलिमेंट पे डायरेक्शन परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर देना है। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ऐसे केसेस में फिर इंटीग्रेशन का कुछ काम चलने वाला है आगे जीवन में, है ना जी। घबराना नहीं है, घबराना एकदम नहीं है, सब होगा, सब सही होगा। तो चलो ओपन सरफेस रहा, तो यहाँ भी देखो ऊपर भी ले सकते थे तुम, नीचे भी ले सकते थे, देखो इधर भी ले सकते थे, अंदर की तरफ भी ले सकते थे, ठीक है। तो ओपन सरफेस में कर्व रहा तो कुछ ऐसे एलिमेंट पे देखना है, फ्लैट सरफेस है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक सरफेस होता है बच्चे क्लोज सरफेस कहलाता है। कैसा सरफेस कहलाता है, क्लोज्ड सरफेस कहलाता है। भाई साहब ये क्लोज्ड सरफेस का क्या मतलब है, तो क्लोज्ड सरफेस का मतलब हो गया स्फेयर या जैसा भी यार, स्फेयर ले लो, क्यूब ले लो, क्यूबॉइड ले लो, ये सब कैसे हो गया, क्लोज्ड सरफेस हो गया। तो सिंपल हम एक स्फेयर लेकर बनाते हैं, बात समझ बस आना चाहिए और कुछ भी नहीं। चलो एक स्फेयर ले लिया, एकदम जो बातें अभी बताया जाएगा एकदम उसको क्या करना है समझ रहे हो, एकदम मतलब मंत्र समझ के एकदम उसको याद कर लेना है बच्चे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब आ जाए, ये एक क्लोज सरफेस हो गया, ये कैसा है क्लोज सरफेस, और ये कैसा है स्फेयर है। तो ये क्लोज सरफेस हो गया, समझ रहे हो, चारों तरफ से मतलब बंधा हुआ, मतलब अंदर बाहर अब तुम नहीं कर सकते वैसे फ्री। यहाँ पे कहीं एक किसी एक पर्टिकुलर एरिया को क्लोज नहीं कर रखा था अपने अंदर, ये एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को अपने अंदर क्लोज करके रखा है, तो ये क्लोज सरफेस कहलाएगा भाई। तो ये स्फेयर है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे भी तो देखो ये कर्व ही है, मतलब अलग अलग पॉइंट पे नॉर्मल अलग अलग होगा, तो ये तो सही है भाई, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अलग अलग पॉइंट पे नॉर्मल क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पर हम एक छोटा सा एलिमेंट ऐसे सिलेक्ट कर लें सरफेस पे, यहाँ पे एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लें ऐसे, है ना, तो भैया यहाँ पे नॉर्मल डालना होगा, तो नॉर्मल ऐसे हो सकता है। अब देख नॉर्मल बाहर भी हो सकता था, नॉर्मल अंदर भी हो सकता था, है ना। जैसे यहाँ पर यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ऐसे सिलेक्ट कर लें, तो इस एरिया पे नॉर्मल हम इधर भी तो डाल सकते हैं ऐसे इनवर्ड। हाँ, अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि भाई साहब सरफेस ओपन है तब तो आप परपेंडिकुलरली दोनों डायरेक्शन में ले सकते हो, है ना, जैसे यहाँ ऊपर और नीचे कहीं भी ले सकते थे। लेकिन सरफेस यदि क्लोज हो गया, यदि सरफेस कैसा हो गया, क्लोज, तब यहाँ पे डायरेक्शन हो जाता है फिक्स कि अब इनवर्ड नहीं ले सकते हैं आप। एरिया वेक्टर अब वही एलिमेंट लो और एलिमेंट के परपेंडिकुलर ही होगा, लेकिन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अब कैसे होगा बच्चों, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ये अब हो गया फिक्स, ये अब हो गया बच्चे फिक्स। तो तुम भी अपने दिमाग में कर लो इसको फिक्स, कि सरफेस यदि क्लोज रहा तब कहीं पे भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन उस सरफेस क्लोज सरफेस से बाहर की तरफ होगा, नॉर्मल ही रहेगा लेकिन बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ रूल्स हैं, रूल्स जो बनाया गया है कैलकुलेशन आगे पर्पस के लिए, तो ये रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। काफ़ी अच्छे से जितना हो सकता है एकदम सिंपल वे में तुमको समझाया गया है बच्चे इस लेक्चर में एरिया वेक्टर को, ठीक है। अब आ जाओ एक आध एरिया वेक्टर का थोड़ा कैलकुलेशन भी कर लिया जाए,
तो और मज़ा आ जाएगा। अब तक तो सुने कि कैसे कैसे होता है, अब एक आध कैलकुलेशन कर लेंगे तो और अच्छा लगेगा। कई जगह पे यूज़ हो सकता है एरिया वेक्टर कैलकुलेशन करने के लिए बच्चे। तो आज अब ज़रा कैलकुलेशन भी कर लिया जाए। जैसे मान लो कि तुम्हें ऐसे ये एक्स एक्सिस दिया हुआ है और ये वाई एक्सिस, मतलब ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस एक हो गया, मतलब ये एक्स एक्सिस हो गया और ये कौन सा एक्सिस हो गया बच्चों, ये वाई एक्सिस हो गया। और जेड एक्सिस समझ ही रहो एकदम बाहर ऐसे निकलता हुआ आ रहा होगा एकदम तुम्हारी तरफ। ये चलो एक हमने बना दिया। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लेट को ऐसे रखा गया है। प्लेट को देख कैसे रखा गया, ध्यान से समझना। प्लेट को कैसे रखा गया है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। प्लेट को ऐसे रखा गया है तो अच्छे से बनाया जाए स्ट्रेट लाइन तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। समझ लो कि अब तक हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए इतना जद्दोजहद कर रहे हैं। यदि ये ना समझे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में ही नहीं आएगा। ये परेशानी है बच्चों, क्या करोगे। जीवन है, दुख सुख आता रहता है ना। मान ले ये एक अपना प्लेट है ना। प्लेट समझ रहा है कैसे बना हुआ है। थोड़ा सा इमेजिनेशन तो तुम्हें बढ़ाना ही पड़ेगा बच्चे। अब नहीं बढ़ाओगे इमेजिनेशन तो कब बढ़ाओगे, है ना। बाकी सारी चीज़ें तो बहुत अच्छे से इमेजिन करते हो तुम लोग, तो थोड़ा इसको भी इमेजिन करो। आ जाओ। अब कहा ये जा रहा है कि ये जो है अपना, ये जो तुम प्लेट देख रहे हो ये एक स्क्वायर प्लेट है। लग नहीं रहा है देखने में लेकिन मान के चलो ये कैसा है बच्चों, एक स्क्वायर प्लेट है जिसका जो साइड है, ये साइड है 5 मीटर। साइड कितना है, 5 मीटर। तो बताइए इसको एरिया एज ए वेक्टर, वेक्टर मतलब एरिया का डायरेक्शन भी बताना है। मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लेंगे, 5 × 5 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन के साथ बताओ ज़रा एरिया क्या होगा। अब मामला हुआ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, नहीं कोई बात नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। अब देख तू कहेगा कि इसके परपेंडिकुलर, अरे भाई तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन किधर जा रहा है, क्या एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है, जेड एक्सिस के लॉन्ग किधर, या किसी की और डायरेक्शन में है, वो तो पता करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए एक छोटा सा हिंट और दिया हुआ है। वो छोटा सा हिंट कुछ ये है बच्चों, ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल है 37 डिग्री। ये एंगल कितना बना रहा है, ये प्लेट एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे, 37 डिग्री पे, ठीक। इतना हिंट दे दिया गया तुमको। अब ज़रा सोचा जाए कुछ कुछ, क्या क्या सोचा जाए। तो सोच, ये एक स्क्वायर प्लेट है, तो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो या पैरेललोग्राम हो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तुम स्क्वायर को भी पैरेललोग्राम कह सकते हो, रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम कह सकते हो। हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है बट हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होता है। ये सब सुने होंगे कहानी, सच्चाई है इसमें। तो ये स्क्वायर है तो इसको पैरेललोग्राम मान सकते हो, और पैरेललोग्राम का एरिया हमें आता है। दो साइड यदि दो वेक्टर हम कैलकुलेट कर लें, दो साइड यदि दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या दे देगा बच्चों, एरिया वेक्टर को। दो साइड मतलब एक ये निकालना होगा जिसे नाम दे दे सबका, ए बी सी डी। तो यदि हम ए डी वेक्टर और ए बी वेक्टर निकाल लिए तो बस दोनों का क्रॉस निकाल देंगे, कहानी ख़त्म हो जाएगा भाई। तो कैसे निकालें, तो ए पॉइंट का तो हमें पता है यार, ये ओरिजिन पे है तो 0 0। डी भी कुछ कुछ पता है, वाई एक्सिस पे पॉइंट, और ये देखिए हाइट 5 मीटर हो जाएगा ना क्योंकि इसका साइड 5 है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 5 हो जाएगा, और वाई एक्सिस पे तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, तो 0 5। तो ए डी वेक्टर लिखना तो हमारे लिए आसान हो गया भाई साहब, वेक्टर लिखना तो आता है ना। अब देख यही बताए थे कि इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ना है तो वेक्टर नहीं क्लियर है तब तो कहानी ख़त्म। देख ऑरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर कैसे लिखता है, कैसे लिखते हैं बताओ। दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो कोऑर्डिनेट वेक्टर कैसे यूज़ करते हैं, x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप। तो x2 0, x1 0 i कैप प्लस y2 5 - y1 0 इंटू जे कैप। तो ये आ गया बच्चों 5j कैप। ए डी वेक्टर हमें मिल गया। ए डी वेक्टर क्या मिल गया बच्चों, 5j कैप। तो चल ए डी वेक्टर तो आ गया।
अब ए बी वेक्टर के लिए तुम्हें समझ में तो आ ही रहा होगा कि हमें इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। क्या चाहिए? हमें इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। कैसे फाइंड किया जाए कोऑर्डिनेट? अब जो हम बोलने वाले हैं वो तुम्हें थोड़ा और कष्ट देने वाला है। ये साइड 5 मीटर का है, ये तो हमें पता है, लेकिन यदि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए तो तुम कुछ समझ रहे हो। ये जो तुम साइड देख रहे हो, ये जो पॉइंट देख रहे हो, ये पॉइंट एक्चुअली में एक्स जेड प्लेन में रखा हुआ है, इस प्लेन में, इस जेड और एक्स ये प्लेन में। तो यहाँ से तुम एक परपेंडिकुलर ऐसे इस पर ड्रॉ करते हो बच्चों, है ना। तो ये जो तुम देख रहे हो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जेड कोऑर्डिनेट कहलाएगा इसका, और ये जो लेंथ तुम देख रहे हो एक्स एक्सिस पे, ये एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा। और चूंकि एक्स जेड प्लेन में है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा एक्स जेड प्लेन में? ज़ीरो। एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट जीरो, वाई जेड प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, एक्स जेड प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट जीरो। ठीक है, अब ये सब तो थोड़ा समझना पड़ेगा। ओके, तो y कोऑर्डिनेट तो इसका जीरो है कन्फर्म है। x कोऑर्डिनेट पे आते हैं, मतलब ये लेंथ चाहिए। तो देखिए ये 5, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये जो लेंथ हो जाएगा तुम्हारा, ये जो लेंथ तुम देख रहे हो जिसको x कोऑर्डिनेट कहोगे, ये हो जाएगा 5 cos 37, और cos 37 होता है 4/5। cos 37 होता है 4/5, तो 5 कट जाएगा, ये आ जाएगा 4। मतलब भाई साहब x कोऑर्डिनेट आ गए 4, y कोऑर्डिनेट 0, z कोऑर्डिनेट मतलब ये है z कोऑर्डिनेट, और ये हो जाएगा 5 sin 37, और sin 37 3/5, तो 5 कट जाएगा 3। तो ले b का भी कोऑर्डिनेट मिल गया। a का कोऑर्डिनेट तो पता ही है 0 0, z कोऑर्डिनेट भी 0 ही होगा इसका, ऑरिजिन। तो अब क्या करेगा? तो ए बी वेक्टर यदि चाहिए, ए बी वेक्टर चाहिए तो क्या करना होगा? x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 0, x2 माइनस x1 आई कैप, प्लस y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 0 j कैप, प्लस z2 माइनस z1 यानी कि 3 माइनस 0 k कैप। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया तुम्हारा 4i कैप प्लस 0 j कैप, तो छोड़ के लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 3k कैप। तो ये आ गया बच्चों ए बी वेक्टर। अब ए बी और ए डी वेक्टर मिल गया, तब कहानी ख़त्म है। क्या कहानी ख़त्म है भाई साहब? तो जो अपना एरिया वेक्टर हो जाएगा वो क्रॉस प्रोडक्ट किसका? ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। तो करा दे क्रॉस, सोचना क्या है? 4i कैप प्लस 3k कैप का क्रॉस कराना है 5j कैप। अब 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 20, और i कैप क्रॉस j कैप, i कैप क्रॉस j कैप देता है k कैप। अब ये सब पता होना चाहिए भाई साहब। और फिर देख 3 इंटू 5 15, और k कैप क्रॉस j कैप i j k, तो k क्रॉस j माइनस i दे देता है, तो ये माइनस 15 आई कैप आ गया तुम्हारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सबके साथ तुम्हारे सामने। क्लियर है? तो इसका कैलकुलेट करके देख ले, मैग्नीट्यूड 25 ही आएगा। रूट अंडर 20 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 15 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, 400 प्लस 225 625, 625 का रूट 25 आ जाएगा। आना भी चाहिए था। ये के कैप माइनस आएगा भी, तो तुम्हें क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है बच्चों। तो कुछ ये थी कहानी, ख़त्म हुई कहानी। तो इस तरह से एरिया वेक्टर कैलकुलेट कर लिए। तो एरिया वेक्टर अब हमें पूरी तरह से समझ में आ चुका है। अब फ्लक्स की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। चलो आ जाओ, फ्लक्स की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो वापस से चलते हैं वहीं पे जहाँ से कि हमने शुरुआत किया था। फ्लक्स पढ़ना है ना बच्चों? आ जाओ, इसी पॉइंट पे आते हैं वापस से। आओ समझते हैं, समझा जाए थोड़ा। एक बात तो हमें यहाँ तक समझ में अब तक आ चुका था, है ना? थोड़ा सा रेस्ट ले लेना, एरिया वेक्टर पढ़ो, थोड़ा सा रेस्ट ले लेना, फिर से अब आगे देखना। दिमाग यदि थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, मशीन है जी, तो मशीन है तो थोड़ा सा तो हैंग करेगा ना। ज़्यादा फाइल खुल गया है तो थोड़ा सा रिफ्रेश मारो एंड देन फिर से इसको स्टार्ट करना यहाँ से। तो चला जा,
देखो ध्यान से, तो यहाँ तक हम चर्चा करके गए थे कि एक तो इसके एरिया पे, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे, और तीसरा ये ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन अब देख समझ में आ रहा है भाई साहब, ओरिएंटेशन मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन का ही बात हो रहा था। क्या डायरेक्शन का बात हो रहा था? तो ये प्लेट है, तो देख एरिया वेक्टर का यदि हम डायरेक्शन की बात करें यहाँ पर, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कुछ क्या हो जाएगा, एकदम प्लेट के ऐसे परपेंडिकुलर। ये देख ये, तो तुम जब प्लेट का ओरिएंटेशन बदल रहा था, तो प्लेट की ओरिएंटेशन बदलने से क्या बदल रहा था साथ में, यही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। यहाँ पे एरिया वेक्टर देख एकदम ऐसे था, इधर परपेंडिकुलर है ना। जितने एंगल से तू प्लेट को रोटेट करेगा, एरिया वेक्टर भी उतने एंगल से रोटेट हो जाएगा। सोच ना, एरिया वेक्टर पे क्या है, एरिया वेक्टर इस प्लेट पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो प्लेट को जितने एंगल से रोटेट करेगा, एरिया वेक्टर भी उतने एंगल से रोटेट हो जाएगा। तो देखिए एरिया वेक्टर कितने एंगल से रोटेट हो गया होगा, थीटा एंगल से। यहाँ पे एरिया वेक्टर एकदम ऐसा हो गया है, ठीक है। मतलब ये जो एंगल बना रहा है ये थीटा, ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो जाएगा। अब कहा ये गया कि ठीक है, इसका मतलब इस ओरिएंटेशन एरिया और ई पे डिपेंड करता है, लेकिन एग्जैक्ट रिलेशन क्या है, एग्जैक्ट रिलेशन है क्या वो? तो कहा गया कि एग्जैक्ट रिलेशन है ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। देख ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के, इंटेंसिटी के, और इस थीटा पे भी, ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड कर रहा था। लेकिन कॉस थीटा ही क्यों लिए भाई साहब, तो आज समझते हैं टेंशन क्या है। देख इस केस में फ्लक्स क्या हो गया है, ज़ीरो। तो देख इस केस में थीटा है कितना, 90 डिग्री। हाँ, तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, जीरो। एकदम सेट कर गया भाई। सबसे मैक्सिमम कब होगा फ्लक्स, सोच के देख जरा, जब वो एकदम वर्टिकल होगा। तो वर्टिकल होगा तो थीटा, अब हम लोग थीटा जानते हो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, थीटा हम लोग ऐसे ले लेते हैं कि ये जो है, ये है एंगल बिटवीन, देख ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर, तो ये एंगल है, ये एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सोच, जब प्लेट को ऐसे तुम वर्टिकल रखे थे, तो एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। तो इस केस में फर्स्ट पोजीशन में, इस फर्स्ट पोजीशन में थीटा क्या था, 0 डिग्री। यहाँ पे एंगल क्या हो गया, बन गया थीटा। यहाँ क्या बन गया, 90 डिग्री। तो सो सबसे ज़्यादा कब था मैक्सिमम, इस केस में, जब ऐसे था। तो होना भी चाहिए, इस पूरे टर्म का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। और कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, याद करके देख, जब थीटा 0 होता है, तब कॉस थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो फाई तुम्हें क्या मिलेगा, मैक्सिमम। मतलब इस पोजीशन में तुम्हें फ्लक्स क्या मिलेगा, मैक्सिमम। तो मिल भी रहा था। इसके बाद जैसे जैसे हम रोटेट करना शुरू किए, फ्लक्स घटना शुरू हुआ। क्यों भाई, तो रोटेट किया, तुम थीटा एंगल पे आ गया, तो वो 30 60 कुछ भी आ गया, तो cos 30 cos 60 कोई भी वैल्यू जो होता है, वो वैल्यू लेस देन 1 होता है, 0 पॉइंट समथिंग, मतलब बिटवीन 0 एंड 1। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू जो हो जाएगा, इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। और जैसे ही तुम थीटा 90 की, ये फ्लक्स 0 हो गया था, कंसेप्चुअली भी हम समझे थे, फील्ड लाइन 0 हो गया था, और मैथमेटिकली भी वही कह रहा है कि जैसे तुम इसको हॉरिजॉन्टल करोगे, थीटा 90 हो जाएगा, cos 90 का भी वैल्यू 0, फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से समझ में आया कि अच्छा, ये सब कुछ सारा एक्सपेरिमेंट करके तब ये फार्मूला दिया गया कि भाई साहब यही वो फार्मूला है जो तुम्हें बताएगा कि टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा उस एरिया से। तो ई ए कॉस थीटा देख के दिमाग में आया कि भाई साहब ई ए वेक्टर है और थीटा उसके बीच का एंगल है। अरे तो ये तो कुछ डॉट प्रोडक्ट जैसा लग रहा है भाई साहब। तो वहाँ से आया कि अच्छा, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, सिंपल। तो एक डिफिनेशन तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पहले समझे थे बच्चों, एकदम कंसेप्चुअली, मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन कर देंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, सिंपल, खत्म कहानी। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आज समझे हैं। क्या तुम्हें कोई तकलीफ़ हुआ समझने में? यदि तकलीफ़ हुआ हो
तो आप लोगों के पास है नंबर, फटाफट कांटेक्ट करेंगे जो, और जैसी तकलीफ़ हुआ तुम पूछ ही लेना उस तकलीफ़ को, नहीं पूछोगे तो वो फिर समझ रहे हो वो जख्म जो है वो फिर गहरा होता जाएगा और आगे बहुत तकलीफ़ देगा। कहाँ? न्यूमेरिकल में। तो स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा ही जख्म यदि दिख रहा हो तो यदि उसको क्लियर कर दिया जाए, साफ सुफ कर दिया जाए, दवा लगा के ख़त्म कर दिया जाए, आगे दर्द नहीं होगा। तो यदि कोई प्रॉब्लम हो तो एकदम फटाक से कांटेक्ट करें हमसे और एकदम क्लियर कर लें। जो भी मन में संभाला है, जैसा भी घटिया से घटिया सवाल भी आए तो उसको पूछ ही लेना है, सोचना नहीं कि ये सवाल नहीं पूछ सकते हम। ठीक है, तो अब इसी में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हम, जैसे इफ़ थीटा इक्वल्स टू 0, तो उस केस में जो तुम्हारा फ्लक्स क्या होता है बच्चों, अभी हम लोग देखें उस केस में फ्लक्स क्या होता है, मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो बस ई और ए का प्रोडक्ट हो जाएगा। और जब तुम्हारा थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो उस केस में जो फ्लक्स होगा बच्चों वो 0 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बस दिमाग में रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम लोग फ्लक्स का कॉन्सेप्ट समझ गए कि फ्लक्स होता क्या है। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चे फ्लक्स का कैलकुलेशन चलेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा ही कंसेप्चुअल था, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरी तरह से नया था, एकदम न्यू था पूरी तरह से बच्चे, और ख़ास करके पहली बार तुम पढ़ रहे हो तो इसको समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। यदि नहीं टाइम देंगे तो वो बात समझ में नहीं आएगा, तुम बस फार्मूला रट जाओगे कि ऐसा होता है, आगे सॉल्व करने लगोगे लेकिन फील नहीं कर पाओगे चीज़ों को। कई बार जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ पे तुम गड़बड़ा जाओगे, न्यूमेरिकल बना दोगे, कंसेप्चुअल में ही गड़बड़ा जाओगे। चलो, तो अब इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं।